एक दिन वो पोछा मारता था ऑफिस में, एक दिन मैं मारता था। लोगों को, आने वाले लोगों को पानी वगैरह पिलाना, ये काम चल रहा था। मुझे पता लग गया कि शेयर बाजार से पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये टिप्स वाले ही कमा सकते हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, हम नहीं बना पाएंगे। बेटी को इन्फेक्शन हो गया, 4 से 5 दिनों में बेटी वहां पे खत्म हो गई। 80-90 हज़ार रुपए थे, 5 गुना बढ़ गए थे। मैं काफी खुश हुआ। वहां से मेरी गाड़ी पटरी पे आ गई। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया वहां पे, वो भी बिल्कुल हैरान हो गई कि ये क्या हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं एक ट्रेडर, ट्रेनर और एक यूट्यूबर हूं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इन्वेस्ट फॉर वेल्थ। आज से करीब 15 साल पीछे चलते हैं हम। 15 साल पीछे जब हम जाते हैं, मेरी एज होती है अप्रॉक्स 15 से 16 साल की। और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां पे मेरे फादर एक दिहाड़ी के मजदूर हैं, एक दिहाड़ी का काम करते हैं। और जब हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो सारे रिलेट कर पा रहे होंगे आप कि हमें एक ही चीज होता है कि किस तरह से हम थोड़ा सा पैसा कमा सके, किस तरह से हमारी अर्निंग बढ़ाई जाए। क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि हमारे घरों में पैसों को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। घर में लड़ाई पैसों के लिए है। कहीं से अगर हमारा कर्जा है, कर्जे को चुकाना है, तो पैसों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। एग्जैक्टली मेरा माइंडसेट भी कुछ वैसा हो गया था। मैं बहुत छोटी सी उम्र में काम करने का ठान लिया और मेरा दिल करता था कि मैं इलेक्ट्रिक का वर्क करूं, इलेक्ट्रिक के शॉप पे मैं वर्क करूं, क्योंकि मेरे को टेक्निकल चीजें काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। मैं किसी इलेक्ट्रिक के शॉप पे जॉब करना, इवन बैठना स्टार्ट कर दिया। वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बैठता था और कुछ ऑब्जर्व करता था, चीजों को देखता था। तो वहां पे मुझे शीट कटिंग की, यानी कि बोर्ड्स में स्विच फिट करने का काम मिला। और मैं बोर्ड में स्विच फिट करने लग गया, उसकी कटिंग करता था शीट की। और 2 रुपए मुझे मिलते थे एक शीट की कटिंग करने की। बट पैसे मुझे ज्यादा चाहिए थे, दैट्स वाई मैं वहां से कुछ बोर्ड्स अपने घर ले आता था और मैं और मेरी मम्मा मिलके उसको कटिंग करते थे। और इवनिंग में, रात को अप्रोक्स 10, 11, 12 बजे तक जाग के 5 से 6 अगर शीट बनते थे तो 12 से 15 रुपए हमें मिल जाएगा। इस तरह से जर्नी चल रही थी। उसके बाद मुझे उसी इलेक्ट्रिक के शॉप पे परमानेंट जॉब मुझे मिलने वाला था। तो मेरी सैलरी जो रखी गई, काफ़ी टाइम के बाद, बीच में मेरी पढ़ाई चल रही थी, काफ़ी टाइम के बाद अप्रॉक्स 2200 रुपए मेरी सैलरी लगी। और मैं उस दुकान के बाहर बैठने वाला लड़का उस दुकान के अंदर जाके बैठा था। और वहाँ पे मेरा काम था सामान पकड़ाना। बाहर जो इलेक्ट्रिक के दुकान पे फैंस वगैरह डिस्प्ले होती हैं, उन डिस्प्ले को बाहर लगाना। तो जब मैं छोटी सी उम्र में फैंस, बड़े बड़े पोडेस्टल फैंस, फर्राटा फैन होता है जो, वो बाहर डिस्प्ले लगाता था, इवनिंग में फिर लेके आता था, तो अंदर से ना काफी बेकार फील करता था कि यार कैसी जिंदगी दी है, इससे बढ़िया तो पैदा ही ना हुआ होता। तो इस तरह से मेरी लाइफ आगे बढ़ रही थी। मैंने कुछ नोट करता हूं कि जो मेरा मालिक है वो कंप्यूटर में कुछ करता है इवनिंग के टाइम में और काफ़ी खुश होता है। कभी हमें जलेबियाँ भी खिला रहा है, कभी मूँगफलियाँ मँगा रहा है। मुझे इंटरेस्ट आ रहा था कि ऐसा क्या है, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह में मेरा काफ़ी ज़्यादा लगाव था। मुझे कुछ नहीं पता था कि उसमें क्या है, बट मैं झाँक के देखने की कोशिश की तो ब्लैक स्क्रीन और उसमें ईसीजी जैसी कुछ लाइनें चल रही हैं। मुझे लगा शायद डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। बट बाद में मुझे पता लगा, जब मैंने अपने कलीग्स जो मेरे साथ काम करते थे लड़के, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ सोना चांदी होता है और सोना चांदी कर रहा है वो। अभी भी मुझे कुछ नहीं पता था, बट मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ रहा था। क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी कि कैसे मैं उन चीजों को जानूं। जब मैं देखने की कोशिश करता था, वो मुझे भगा दिया करता था, चलो पीछे हट जाओ। कुछ दिनों के बाद मुझे लगा कि मुझे ना उसके ऑफिस में जॉब करना है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक का शॉप था जस्ट उसके ऑपोजिट उसका ऑफिस था। वहां पे कई सारे उसके स्टाफ थे। मैंने जाके बोला अपने मालिक से कि भैया मुझे आपके उस ऑफिस में जॉब करना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप ऑफिस में जॉब कर लेना, लेकिन वहां पे तो कोई काम है नहीं, एक छोटू पहले से है, एक और छोटू का हम क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता भैया, बस मुझे आपके पास वहां पे काम करना है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक के काम में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ऐसे ही बोला उसको। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी सैलरी डिक्रीज हो जाएगी, मैं तुम्हें, मुझे पता है कि तुम ये चीजें सीखना चाह रहे हो, तो थोड़ा बहुत क्या है आपको हम सिखाएंगे भी। उसने कह दिया, मैंने भी मान गया। मैं घर पे जाके बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे है, मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, मुझे नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और पढ़ाई में मैं निठल्ला था। तो ये ऐसा ही चल रहा था। मैं सामने जॉब पे लग गया, 1200 रुपए मेरी सैलरी हो गई। वहां पे एक छोटू पहले से था, ऑफिस बॉय की मेरी जॉब हो गई वहां पे। और हम, एक दिन वो पोछा मारता था ऑफिस में, एक दिन मैं मारता था। लोगों को, आने वाले लोगों को पानी वगैरह पिलाना, ये काम चल रहा था। बट मेरा दिमाग थोड़ा सा शार्प था। मैं वहां पे होने वाली सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर मुझे पता लगा कुछ सिल्वर गोल्ड में बाय और सेल करते हैं वो लोग, कुछ खरीदारी कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, और लोगों को भी बता रहे हैं फोन कॉल करके कि ये खरीद लो, ये बेच दो।
ऐसे 7-8 महीने निकल गए थे। मैं ऑब्जर्व कर चुका था कि यहाँ पे कॉलिंग करने वाला कोई काम है, कोई कॉलिंग करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे टेलीकॉलर का जॉब दे दो सर, और मेरी सैलरी भी आप हाइक कर दो, अदरवाइज़ मैं इलेक्ट्रिक के काम में चला जाऊँगा। बट वहाँ पे मैं उसका काफ़ी काम करने लग गया था, फाइलें इकट्ठी करने, डाटा कॉपी करके पेस्ट करना, डाटा को अलग-अलग डिवाइड करना, सारा कुछ मैं करने लग गया था। तो उसने मुझे टेलीकॉलिंग का जॉब दे दिया। जब उसने मुझे पिच रेडी करके दी, तो मुझे पता लगा कि मैं तो एक एडवाइज़री फ़र्म में काम करता हूँ, जो अभी मैं रिलेट कर पाता हूँ, उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था कि एडवाइज़री फ़र्म क्या होती है। तब उसने मुझे बताया कि तुम्हें क्या करना है, कॉलिंग करके एक ट्रायल जनरेट करना है, सामने वाले बंदे को कहना है कि सर मैं फलाने कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपको 2 दिनों का हम ट्रायल देंगे, अगर आपको हमारी सर्विस अच्छी लगती है तो आप जॉइन कीजिएगा। मैं इस तरह से बहुत सारा डाटाबेस इकट्ठा किया, बहुत सारे ट्रायल के मेंबर मैं इकट्ठे कर लेता था और दूसरे दिन थोड़ा-सा जब मैं और कुछ दिन बाद आगे गया, तो मुझे पता लगा वो सारे के सारे डाटा में से उस 2 हिस्से में बाँटते हैं, जिसमें से 50% लोगों को सिल्वर बाय करने के लिए बोलते हैं शाम को 7 बजे, 50% लोगों को सेल करने के लिए। बाय द वे आपको बता दूँ मैं शाम को 7 बजे ही क्यों? 7 बजे यूएस मार्केट यानी कि अमेरिका के बाज़ार ओपन होते थे उस समय, और उस समय बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव होते थे। इस वजह से वो शाम को 7 बजे या तो बाज़ार ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। मार्केट कहीं भी जाए, उसको प्रॉफ़िट हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफ़िट से 30% 40% हिस्सा मिलने वाला है। और आजकल शेयर बाज़ार में इसी तरह से कालाबाज़ारी हो रही है। इस तरह से काफ़ी दिन निकल गए। अब मुझे मेरे दिमाग में एक कीड़ा आ गया था, क्या? ट्रेडिंग करना है मुझे भी। मुझे भी ये बाय और सेल करने हैं, मुझे भी खरीदारी करनी है, क्योंकि उस बंदे के पास किसी कंपनी का ब्रोकरशिप था और उस कंपनी में मैंने अपनी मम्मी के नाम से एक डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा दिया। और बड़ी रिक्वेस्ट करके मम्मी से मैंने 10,000 रुपए लिए। मेरी सैलरी उस टाइम तक 5,000 रुपए कर दी थी उसने, और उसी के पास से मैंने एक ड्यूल कोर कंप्यूटर खरीदा, जो बड़े-बड़े सीआरटी मॉनिटर्स होते थे, वो मुझे 5,000 का उसने दिया, ड्यूल कोर कंप्यूटर और सीआरटी मॉनिटर। मैं घर लेके आया, वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ऑडिन होता है, ऑडिन डाउनलोड किया, मम्मी के नाम का अकाउंट खोला, बट ऑफिस में हमने नहीं बताया था कि ये मम्मी का अकाउंट है। मैंने बताया कि सामने किसी ने अकाउंट ओपन करवाया है मेरे घर के। 10,000 रुपए मम्मी से लिया, चेक जमा करवाया। ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते थे, चेक लेते थे, ऑनलाइन कुछ ज़्यादा होता नहीं था। चेक जमा करवाया मैंने और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। फर्स्ट टाइम मैंने कॉपर में ट्रेड किया। मेरे एनालिसिस करने का क्या तरीका था, एनालिसिस क्या होता है वो भी नहीं पता था। बायर और सेलर का विंडो होता था एक्चुअल में, वो भी यही करता था, तो मैंने यही सीखा था। बायर और सेलर में अगर बायर ज़्यादा हैं तो मैं बाय करूँगा, सेलर ज़्यादा हैं तो मैं सेल करता था। फर्स्ट टाइम मैंने कॉपर में ट्रेड करके ₹750 बनाए। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ और उसके बाद मैं ऑफ़िस जाना कम कर दिया। इवन बहुत ज़्यादा कम कर दिया, मैं ऑफ़िस बंद ही करने वाला था। कुछ टाइम ऐसा चल रहा था, एक दिन मेरा जो कलीग था इलेक्ट्रिक के शॉप पे, उसने मुझे दिहाड़ी पे लेके गया कि ₹200 दिहाड़ी देंगे तुझे, मेरे साथ तारें खिंचवानी है, तार डालते हैं दूसरी तरफ से खींचना पड़ता है। तो मैं चला गया, उस टाइम मेरा एक ट्रेड चल रहा था, फ़ोन टेलीफ़ोनिक होता था, क्योंकि मोबाइल ऐप मैंने डाउनलोड नहीं किया, उस टाइम पे उतना अच्छा फ़ोन मेरे पास होता भी नहीं था, तो एक्सटेल, वाईटेल 2200-2300 के फ़ोन आते थे, सोनी एरिक्सन का कॉपी, वही लेता था मैं। तो मैं ट्रेड डला हुआ है मेरा, ब्रोकर को कॉल करवा के, सिल्वर माइक्रा में मेरे ट्रेड थे, 2 लॉट थे मे बी। उस टाइम शाम को कुछ डेटा आने वाला था, जिसे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कहते हैं, वो आया और पूरा का पूरा सिल्वर क्रैश हो गया। अप्रॉक्स 4 से 5% सिल्वर टूट गई। मेरा माल पूरा नेकेड डेबिट हो गया मेरा अकाउंट, यानी कि पूरा का पूरा पैसा उड़ गया। जितने पैसे मेरे बचे थे, पहले ही मैंने 2-3 हज़ार उड़ा चुके थे, 7-8 हज़ार मेरा उस ट्रेड में उड़ गया और मेरा माल कट गया। सामने से शॉर्टफॉल कॉल आ गया मेरे पास कि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है, पैसा दो अदरवाइज़ माल कट जाएगा। पैसा तो था नहीं, बट मेरा काम में दिल नहीं लगा, और उस दिन मुझे आज भी याद है, मेरे उस्ताद ने मेरे को एक हथौड़ी से मेरे पैर पे मारा कि तू काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। बट मैं कहाँ से काम पे ध्यान दूँगा, मैं उस समय ही रोने लगा कि मुझे घर जाना है, मैं घर चला गया। इस तरह से मुझे पता लग गया कि शेयर बाज़ार से पैसा नहीं कमाया जा सकता। ये टिप्स वाले ही कमा सकते हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, हम नहीं बना पाएँगे। शेयर बाज़ार में पैसा बनता नहीं है, पता नहीं क्या होता है। और मैं फिर बैक टू जॉब, और अपने जॉब पे मैं आ गया, इलेक्ट्रिक का काम करने लगा, क्योंकि अब मेरा मोटिव क्या था, पहले क्यों गया था मैं वहाँ पे, मुझे लग रहा था वो अच्छा, मेरा पैशन था, इसलिए मैंने अपनी सैलरी डिक्रीज़ कर ली। फिर मैंने वो काम छोड़ दिया और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, मैं फुल इलेक्ट्रिक का काम करने लग गया, कोठियों की फिटिंग में जाने लग गया और मेरी अच्छी खासे पैसे मेरे को आने लग गए थे, कमीशन पे मैं काम करने लग गया था। ऐसे ही कुछ टाइम चलता रहा और भूल चुका था मैं कि कुछ शेयर बाज़ार नाम की चीज़ है। उसी के बाद मैं एक प्रेम प्रसंग में पड़ गया। लड़की कोलकाता की थी और मुझे पंजाब छोड़ के कोलकाता जाना पड़ा। लड़की के प्यार ने मुझे खींच लिया और मैं पहुंच गया कोलकाता बगैर कुछ सोचे। मम्मी को झूठे दिलासे देके कि जो शेयर बाजार का काम करता था ना, फिर से वही काम करूंगा और बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर है।
मम्मी भी बेचारी चाहती थी कि ये कुछ बड़ा करे, कुछ अच्छा करे, और उन्होंने टिकट कटवाया, भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे मेरी मासी का घर था कोलकाता में। मेरी मदर जो है वो कोलकाता से बिलॉन्ग करते हैं। मैं कोलकाता गया, मासी के घर पे रहने लग गया, और मेरी वाइफ़ जो अभी मेरी वाइफ़ है, उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी, और वो मुझे मैं उसको बोला कि अब जा रहा हूँ मैं, किसी इलेक्ट्रिक के शॉप पे ढूँढूँगा कोई काम और करूँगा। तो बोलती है, "नहीं, तुम्हें इलेक्ट्रिक के शॉप पे काम नहीं करना है, तुम्हें करना है कोई कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब।" मैं कहा, "ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उतना पढ़ा-लिखा भी नहीं हूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं है। मैं तो या तो दिहाड़ी कर सकता हूँ, या मैं ईंटें तोड़ूँगा, या मैं इलेक्ट्रिक का काम कर सकता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता।" वो कह रही, "मैं करवाती हूँ, फ्रेशर लोग की जॉब्स निकलती हैं, और अगर 10वीं पास हैं, तो भी वो उनको लेते हैं।" मैं कहा, "ठीक है।" उसने एक मुझे रिलायंस का इंटरव्यू में भेजा, रिलायंस जीएसएम उस टाइम चल रहा होता था। मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया, जो इंटरव्यूअर था, मुझे कुछ नहीं पता था। वो मुझसे पूछा कि सेल्स करना है, बेच लोगे कुछ? मेरा एक वर्ड था और वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। मैंने कहा, "मैं गंजे को कंघी बेच दूँगा।" उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरा सिलेक्शन हो गया, बट मैं क्यों कहा ऐसा? जब मैं टिप्स सेल करता था, जब मैं लोगों को एडवाइज़री देता था, मेरा टेलीकॉलिंग का ही काम था, और बहुत सारे लोगों से मेरा पाला पड़ता था, बट मैं कुछ भी घुमा-फिरा के उनको ट्रायल पैक चिपका ही देता था। तो मुझे बात करने की टेक्नीक आ गई थी कि किस तरह से बात करके लोगों को अपने वश में किया जा सकता है। और मेरा जॉब वहाँ से शुरू हो गया। रोड के ऊपर सिम बेचने का काम था। मैं बिल्कुल रोड साइड पे, मेरी एक कैनोपी मिल गई, एक और टीम मेंबर मिल गया, और मैं वहाँ पे सिम बेच रहा था। कुछ दिन इस तरह से ही मेरे निकल गए। जो मेरे साथ एक और कलीग था मेरा, वो जॉब छोड़ चुका था। एक दिन मुझे वो मिलता है। मैं कहा, "भाई तू यहाँ पे कहाँ?" राहुल नाम था उसका। "यार तू यहाँ पे कहाँ?" कह रहा, "मैं तो अब जॉब चेंज कर दिया हूँ, और मैं जॉब कर रहा हूँ एंजल ब्रोकिंग में।" मेरा दिमाग शांत हो गया। मैं कहा, "यार एंजल ब्रोकिंग मतलब शेयर बाज़ार, ये कलकत्ता में भी है ऐसी कंपनी? ये तो पंजाब में है।" मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो उससे बहुत दूर चला गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पुराना प्यार वापस आ रहा है। दोबारा से मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फट गई। मैं उसको रिक्वेस्ट करने लगा, मेरी इंटरव्यू करवा दे। मैं इंटरव्यू देने गया, और दूसरे ही दिन इंटरव्यू देने चला गया। जिस हाल में मैं रिलायंस में होता था, कैनोपी पे बिल्कुल पतले-पतले जीन्स पहन के, उसके ऊपर जलसा शूज़ होता था, गले में कभी मफलर है, वैसे ही पहुँच गया, बटन 2 खुले हुए हैं। एचआर ने मुझे भगा दिया भाई। बोला कि फॉर्मल पहन के आना है आपको, ये नहीं। अब फॉर्मल मुझे पता नहीं है, मैंने अपनी होने वाली वाइफ़ से पूछा कि फॉर्मल क्या होता है? उसने मुझे कपड़े दिलवाए। मैं दोबारा इंटरव्यू पे गया, और मुझे जो टेक्निक्स जो मुझे पता था कि कैसे बाय हो रहा है, एमसीएक्स के बारे में मैंने उनको बताना शुरू किया, कमोडिटी सोना-चांदी के बारे में, और उन्होंने मुझे रख लिया। वहाँ पे मुझे पता लगा मेरा जो जॉब है, वो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का है, यानी कि सेल्स में अगेन। फिर वहाँ पे क्या होता था, ऑफलाइन सेल्स था, मार्केटिंग करना, कोल्ड कॉलिंग। फर्स्ट डे मुझे कोल्ड कॉलिंग में भेजा गया। एक बहुत बड़ा मॉल था साउथ सिटी। उसके बाहर मुझे एक डायरी और एक पेन लेके खड़ा कराया गया कि जो भी आ जा रहे हैं उनको रोक के उनसे नंबर लेना है, उनको बताना है। पिच दे दिया गया कि इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे हमारे मैनेजर डिस्कस करेंगे, आप बस अपना नंबर दे दीजिए। बहुत सारी गालियाँ पड़ी, कोई धक्का दे देता था, सुबह-सुबह तंग करने आ जाते हैं, बट मैं वो काम करता रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आगे जाके मुझे कुछ मिलेगा। और मेरा इस तरह से चलने लग गया। एक बार की बात है, मैं एक अपने किसी क्लाइंट के घर गया। एक बार की बात है, मैं अपने किसी क्लाइंट के घर गया। वहाँ पे मैं देखा बहुत बड़ी-बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। 2-3 स्क्रीन्स हैं, वो आराम से बैठा हुआ है, थोड़ा-सा एजेड है। मैंने उनसे पूछा, "सर ये स्क्रीन्स वगैरह का आप क्या करते हो? मोबाइल में ट्रेडिंग होती है?" कह रहा है, "नहीं, नहीं, चार्ट्स देखने पड़ते हैं, ऐसे कैसे ट्रेडिंग हो सकती है?" कहा, "चार्ट्स, चार्ट्स देख के ट्रेडिंग।" मुझे एक नई चीज़ पता लगी, क्योंकि जब मैं पीछे था, जब मैं टिप्स वाले कंपनी में था, तो वहाँ पे सिर्फ लाइन चार्ट वो जस्ट लगाता था, लेकिन उसके सामने बायर और सेलर का विंडो ही खुला होता था। तो मुझे एक नई चीज़ पता लगी। उसने मुझे बताया कि आज तो मुझे ओएनजीसी में एक शेयर है, उसमें ट्रेड करके 10,000 का मुनाफ़ा एक दिन में हुआ है। मैं शॉक्ड हो गया कि 10,000! मेरी सैलरी है ₹9,000, वो भी 1 महीने के बाद आती है, आप एक दिन में 10,000 कमा रहे हो। मैंने डिसाइड कर लिया कि बस मुझे यही करना है। मैंने उस बंदे से प्रेम बढ़ाने लग गया, उसके ऑफ़िस में जाकर बैठने लग गया। एक दिन मैं अपनी मासी को कहा कि आप ₹10,000 दो, हमारे ऑफ़िस में एक स्कीम आया है, आपको 4-5 महीने में वो 3 गुना करके मिल जाएगा। और मेरी मासी ने ₹10,000 मुझे दे दिए, वो भी बिल्कुल लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। ₹10,000 मैं उनका ले गया, और डीमैट अकाउंट ओपन करके डाल दिया, और वहाँ पे मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। फर्स्ट डे ट्रेडिंग से अच्छा पैसा मिल गया, लेकिन वो फर्स्ट डे जो था कॉपर वाला, वो और ये काफ़ी अलग था। इसको मैं थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करके कमाया था।
उसके साथ जो बंदे के साथ बैठा था, उसे मैं गुरु मान लिया था, उसके बगल में बैठ के कमाया था। तो उसने मुझे बताया, ये देखिए ऐसे लाइन जा रहा है, इसके नीचे आएगा तो आपको सेल करना है। उस दिन अप्रॉक्स 11-1200 का प्रॉफिट हुआ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उस दिन सारी रात मैं नहीं सोया। मैं क्या करता रहा, मैं कैलकुलेशन लगा रहा था कि 1 दिन का अगर 1100 बन सकता है, तो 1 महीने का कितना बनेगा और 1 साल का कितना बनेगा। मैंने तो बहुत सारे सपने देख लिए। सबसे पहले एक लैपटॉप लूँगा और ये चार्ट्स जो है उसमें लगाऊँगा। फिर जो मेरी होने वाली वाइफ़ है, उसको भी गिफ्ट दूँगा। आज तक कभी उसको गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था, थोड़ा-सा घर पे इधर-उधर खर्च हो जाता था। घर पे नानी को भी देना पड़ता था। इस तरह से मैं दूसरे दिन फिर ट्रेड स्टार्ट किया। इस तरह से दूसरे दिन मैं फिर ट्रेड स्टार्ट किया और सेकंड डे में मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा लॉस लगा। तो मैंने एक रूल बनाया कि जैसे ही ₹20 का लॉस होगा ना, मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा और जब प्रॉफ़िट होगा तो बड़ा होगा। और ये रूल बनाया ही था कि दूसरे दिन मैंने सन टीवी में, मुझे आज भी स्क्रिप्ट याद है, ट्रेड किया। बहुत वॉलेटाइल होता था, ₹700 के आस-पास उस टाइम पे वो शेयर हुआ करता था। बहुत वॉलेटाइल शेयर था। मैंने जैसे ही एंट्री किया, वो ड्रॉप हो गया। अब एकदम से मेरे स्क्रीन पे 400 और 500 का लॉस, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने और क्वांटिटी ऐड कर दी, यानी कि और शेयर मैंने खरीद लिए, एवरेजिंग कर दिया। बट वहाँ पे क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो गिरता ही जा रहा है। एवरेजिंग कर करके काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। मुझे आज भी याद है कि मैं एंजल ब्रोकिंग के वॉशरूम में जाके रो रहा था और भगवान से जब मना रहा था कि हे भगवान, आज ये शेयर ऊपर चला जाए, आगे से कभी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। बट ऐसा नहीं हुआ और उस दिन काफ़ी लॉस में बंद हुआ। बट एक चीज़ था, अब वहाँ पे मुझे लत लग चुकी थी। अब मुझे पता होता था कि ट्रेडिंग से नुकसान होगा। आज अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो लॉस होने वाला, इवन कई बार मैंने लिख दिया कॉपी पे कि आज लॉस होने वाला है और उस दिन लॉस होता था। मैं पैसा लूज़ करता गया, जो कमा रहा था ट्रेडिंग से, जो कमा रहा था मैं जॉब करके, वो ट्रेडिंग में डालता चला गया। काफ़ी सारे पैसे मैंने लूज़ किए और मैं, जो वाइफ़ है मेरी अभी, उसको कहता था कि मैं पैसे मम्मी के पास भेज रहा हूँ। क्योंकि वही थी जो मेरा काफ़ी अच्छे से उस टाइम कोलकाता में ख़्याल रख रही थी। उसके सारे अकाउंट्स वग़ैरह पता थे। वो चेक करती थी कितने पैसे आए, कितना कहाँ खर्च कर रहा है ये। तो मैंने उसको यही बोला कि मम्मी के पास पैसे जा रहे हैं और वो बोली ठीक है। काफ़ी टाइम ऐसे निकल गया, मेरा जॉब चेंज हो गया और मैं किसी और कंपनी में चला गया, क्योंकि एचआर वहाँ पे चेंज हुई, तो सैलरी भी थोड़ी-सी हाइक हुई, प्लस इंसेंटिव्स भी मिलने लगे। मेरे पास क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा बन गया था, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जब उस टाइम पे जो मेरे क्लाइंट्स थे, वो आज अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे इस प्यार के वजह से। जिनके साथ बात करता था, काफ़ी अच्छे तरीके से करता था और सर्विस काफ़ी अच्छी थी। इस तरह से चल रहा था और कुछ टाइम के बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। ट्रेडिंग उस दौरान चल भी रहा था, नुकसान हो रहे थे, कभी प्रॉफ़िट हो रहे थे। जब प्रॉफ़िट होता था, तो छोटा-सा होता था, 10, 5, 100, 200, 500, 500 से ज़्यादा कभी तो प्रॉफ़िट देखते ही नहीं था। लॉस में 15-1500 और 2-2 हज़ार में भी काटे हैं। मेरी शादी हो गई और मैं अपने वापस पंजाब आ गया। पंजाब में आने के बाद मेरी जॉब भी शिफ्ट कर दिया था मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं जॉब कर रहा था और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना था। बट वहाँ पे कुछ पैसों की वजह से किल्लतें और प्रॉब्लम्स जो हर फैमिली में होती हैं, ऐसी होती रही, जिसकी वजह से मुझे घर से अलग होना पड़ गया। मैं अपनी वाइफ़ को लेके अलग हो गया। कुछ टाइम इस तरह से बिता रहा था मैं, बट उस टाइम पे ट्रेडिंग थोड़ा-सा कम करना पड़ गया, क्योंकि अलग होने के बाद मैं फिर क्या किया, कार्वी नाम की एक कंपनी में जॉब जॉइन किया। वहाँ पे मैं कमोडिटी डीलर था। मेरी जॉब स्टार्ट होती थी दोपहर के 2 बजे और साढ़े 11 बजे, 11:55 तक जॉब खत्म होती थी। और उस जब 2 बजे से पहले जो टाइम बचता था, वहाँ पे मैं फिर एसी सर्विस, टैंकी क्लीनिंग, ये सब काम करके थोड़े से पैसे इकट्ठे कर रहा था। इसी दौरान मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट हुई और हमने चेक करवाया, तो जुड़वा बच्चे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और सब कुछ बहुत स्मूथ था, सही चल रहा था। कुछ दिन इस तरह से बीतने लग गए, चल रहे थे। 6th मंथ मेरी वाइफ़ का चल रहा था। और 6वें महीने में मेरी वाइफ़ को काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ। एक दिन रात को 4 बजे के अराउंड मैं अपनी मम्मा को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि ये नर्सिंग होम नियर है, लेके चले जाओ। मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे जो नर्सिंग होम वाले हैं, वो कह रहे हैं कि अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, बेबी डिलीवर करना पड़ेगा अभी। एक तरफ से मुझे काफ़ी खुशी हुई कि बच्चे आ जाएँगे और मुझे पता नहीं था कुछ कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होगा, तो मैं काफ़ी खुश हो रहा था उस जगह पे। और फिर डॉक्टर ने जब पैसे के बारे में बताया कि इतना पैसा खर्चा है, एक बार मेरे ज़मीन हिल गया पूरा। उसने कहा कि 30-40 हज़ार रुपए लग जाएँगे ऑपरेशन के। बट मेरे पास तैयारी सारी थी। मेरे पीएफ के पैसे थे, द 11-12 हज़ार मेरी वाइफ़ के पास था। हमने 50-60 हज़ार रुपए का अरेंजमेंट किया था और मुझे पता था कि जब 9 महीने में डिलीवरी होगी तो 50-60 हज़ार रुपए इनफ़ है। अगर ऑपरेशन से भी होता है तो इतने में हो जाता है। तो मैंने अपने जस्ट जीजाजी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं बैठा हूँ और तुम ऑपरेशन करवाओ। मैं काफ़ी खुश हो गया, मेरी सिस्टर पैसे लेकर आ गई।
ऑपरेशन होने के बाद बेबीज़ आए, मैं बेबी को देखने गया। मैं कह रहा हूँ बच्चा कहाँ है? वो कह रही ये बच्चा है, और मैं देख के हैरान, बिल्ली के बच्चे के साइज़ के मेरे 2 बच्चे। और वो डॉक्टर कह रही है कि फटाफट इन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा किसी बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे से साइन करवा लिया था। अब मैंने कहा कौन से हॉस्पिटल में, मुझे तो पता नहीं। कह रहे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और बच्चों को ऑक्सीजन में निकू होता है, एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने फैमिली को बुलाया, और मेरे जो कलीग्स थे कार्वी के उनको बुलाया, वो भी आए, और उन्होंने सबने मिलके एक डिसीजन लिया कि एसपीएस, जो कि अपोलो हॉस्पिटल है लुधियाना में, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। मैं लुधियाना में अपोलो हॉस्पिटल में बेबीज़ को लेके चला गया। 1 दिन के बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 1 दिन रखे। इवनिंग में जब बिल होता है, मैडम ने कहा कि जाके पेमेंट करके आओ। जब मैं पेमेंट देखा तो मेरे होश उड़ गए। 50,000 रुपए 1 दिन का, और मैं 200-300 ट्रेडिंग से कमाने वाला बंदा, छोटा-मोटा सैलरी कहाँ से लेके आऊँगा? मैंने फिर से जीजा को अपने फ़ोन किया, और उन्होंने मुझे 57,000 रुपीज़ उधार दिए। मैं वो लिया और बिल पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम बच्चों को लेके जाएँगे पीजीआई में चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ में लेके जब गया हूँ, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आपके बच्चे काफ़ी स्वस्थ हैं, सिर्फ़ उनको ऑक्सीजन में रखने की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। एनआईसीयू में जैसे कि माँ का वॉर्म होता है, एग्ज़ैक्टली वैसे ही एक काँच के घर में रखना है। उनको कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बट वहाँ पे रखने का ही चार्ज बहुत ज़्यादा था, 1 दिन का 50,000 2 बच्चों का। मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, मैंने वहाँ पे डाला, और वहाँ पे 1 बेड पे 4-4 बच्चे थे। मुझे कुछ नहीं पता था कि बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। और वहाँ पे मेरी बेटी को, गुड़िया, एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी को इन्फेक्शन हो गया। 4 से 5 दिनों में बेटी वहाँ पे खत्म हो गई। जब मैंने अपनी वाइफ़ को बताया कि बेटी नहीं रही है, तो वो आई, देखा, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया वहाँ पे। वो भी बिल्कुल हैरान हो गई कि ये क्या हो गया? अभी भी वो डॉक्टर हमारे ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि हमारी जो फैमिली आती थी, हम लोग वेल मेंटेन्ड रहते हैं, तो उनको देख के लगता नहीं था कि इन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। इवन मेरी माँ के पास पैसे थे भी, बट वो ज़रूरी पैसे थे। मेरी सिस्टर का मैरिज होने वाला था, मेरी शादी होने वाली थी मेरी सिस्टर की, 2nd मंथ में। जब बेबी हुए उसके नेक्स्ट मंथ में शादी होने वाली थी, और वो पैसा लगाया नहीं जा सकता था, क्योंकि शादी फिक्स हो चुकी थी। इस तरह से मैंने गुड़िया को हम नहीं बचा पाए, बट मैंने कई जगह पर फ़ोन किया कि अब क्या किया जाए। वो डॉक्टर अभी भी कह रही थी, एक बचा है, इसको ले जाओ, ये भी खत्म हो जाएगा। कई लोगों ने मुझे सामने से कहा, बहुत सारे फ्रेंड्स ने, देख कोई फ़ायदा नहीं है हाथ-पैर मार के, गुड़िया चली गई है, ये भी चला जाएगा, ये सत्य है, 6 महीने में हुए बच्चे नहीं बचते हैं। पता नहीं कहाँ से एक भगवान के रूप में एक इंसान आया, और वो बोला कि तुम इनको दोबारा से अपोलो में लेके जाओ, मैं बैठा हूँ। मैंने वहाँ पे अपने बॉसेस को, जो हमारे कार्वी के बॉस थे, उनको भी बोला, अंकुर सर, अनुराग सर, बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों ने भी थोड़े बहुत पैसे अरेंज करने शुरू किए। मैं अपोलो में एडमिट करवाया, बट जिसने बोला था, वो मेरा आज तक फ़ोन नहीं उठाया। अब मैं टेंशन में पड़ गया, भाई जिसके दम पे मैं आया हूँ, वो तो है ही नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं चौराहे पे डब्बे लेकर अपने दोस्तों के साथ खड़े होंगे, वहाँ पे लोग कुछ पैसे डोनेट करेंगे, और उससे मैं अपने बच्चों का इलाज कराऊँ, कि मैंने ठान लिया था कि बच्चे को ये बचाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इस तरह से मेरा चल रहा था। बहुत सारे बॉसेस मेरे, सारे बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने मेल लिख दिया कि ऐसा-ऐसा कंडीशन है, हमारा एम्प्लॉयी है दीपक, और इसके बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ डोनेट करना हो तो कर सकता है। तो मुझे डोनेशंस आने लगे, ₹50, ₹200, ₹20, इस तरह से पैसे आ रहे थे इधर-उधर से। किसी ने 10,000 भी दिए, किसी ने 15,000 भी दिए, कोई सुखपाल शर्मा नाम का बंदा 15,000 ₹20,000 दे दिया। इस तरह से चलने लगा, लेकिन मैं एक इस वीडियो के माध्यम से उन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक्स कहता हूँ कि आप लोगों ने उस टाइम पे मेरा सपोर्ट किया, वरना मैं अपने बेटे को बचा ही नहीं पाता। तो अभी मेरा बेटा बिल्कुल मेरे साथ स्वस्थ है। अप्रॉक्स 10-12 दिन या 15 दिन रहा था अपोलो हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ से हम लोगों ने छुट्टी कराई और घर लेके आ गए। घर पे भी थोड़ा बहुत फिर से वही प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरे दिल में कहीं न कहीं दर्द था कि मुझे उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाया जिस तरह से मिलना चाहिए था, मैं जो सोचा था। तो मैं फिर से अलग हो गया और कोलकाता चला गया। कोलकाता में उस टाइम लग गया लॉकडाउन, और मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे, जो डोनेशन से पैसा आया था, वहाँ से 50-60 हज़ार रुपए बचे थे, और कुछ मेरी सास ने मुझे दे दिए, कुछ मेरी वाइफ़ के पास छोटे-मोटे पैसे थे, वो लेके मैं सारा कमोडिटीज़ में और इक्विटीज़ में ट्रेड करने लग गया, क्योंकि उस टाइम के दौरान मैं ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सीख गया था। मैंने पुट्स वगैरह लिए, और मुझे नहीं पता था लॉकडाउन लगेगा। जस्ट जाते ही लॉकडाउन नहीं लगा, 4-5-10 दिन के बाद लगा। तो मैंने पुट्स वगैरह नॉर्मल ट्रेड कर रहा था, और उसी टाइम जब मेरे पुट पोज़ीशन चल रहा था, तो कहीं अमेरिका में शायद लॉकडाउन लगा, और
सारा का सारा मार्केट फॉल हुआ, काफ़ी अच्छे खासे मैंने प्रॉफ़िट बनाए। 1 दिन 2 दिन में मैंने माल होल्ड पे छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता लग गया कि जब कोई इस तरह का ब्लैक स्वॉन आता है, यानी कि अक अचानक से ऐसा घटना घटता है तो मार्केट क्रैश हो जाती है। लाइक 2008 में ऐसा हुआ था, मैंने पढ़ा था। तो ब्लैक स्वॉन है, मुझे पता है कि मार्केट गिर सकता है। मैंने अपना पोज़ीशन वैसे ही छोड़ दिया कि या तो सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा या कुछ बन जाएगा। और वहाँ पे मेरे को अप्रॉक्स 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हो गया था और मेरे जो 80-90 हज़ार रुपए थे 5 गुना बढ़ गए थे, मैं काफ़ी खुश हुआ। वहाँ से मेरी गाड़ी पटरी पे आ गई और मैं छोटा-मोटा ट्रेड करने लग गया थोड़ा बहुत। मैं दोबारा वो 5 लाख रुपए कभी आएँगे ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि ये पैसा जो आया है वो अचानक से आया था। मैं ये समझ गया था कि मैं बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे किताबें पढ़ता था, वीडियोज़ देखता था मोटिवेशनल स्पीकर्स के, तो मुझे थोड़ी-सी ज़िंदगी के बारे में पता था कि ये पैसा ऐसे आया है, अब इसको मुझे गँवाना नहीं है। इस तरह से मेरी ट्रेडिंग की जर्नी चल रही थी। दोबारा फिर मैं जब लॉकडाउन ओपन हुआ, मैं पंजाब आ गया। पंजाब में आने के बाद मेरा 800, 900, 1000, 1500, 2000 भी प्रॉफ़िट किया मैंने। तो काफ़ी खुश था मैं कि सब कुछ सही चल रहा है और इसी बीच मैंने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। लॉकडाउन में मैंने कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था। कोविड के बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल मेरा था, बट वो यूट्यूब चैनल है ये मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जब कार्वी में जॉब कर रहा था, तो कार्वी में फ्रॉड हुआ था 5000 करोड़ रुपए का। कार्वी के वहाँ से सारे एम्प्लॉइज़ वो फायर कर रहे थे। तो मैंने जस्ट एक नॉर्मली वीडियो बनाया था कि कार्वी में ये प्रॉब्लम हुआ है और वो वीडियो में 200-400 व्यूज़ थे। उसी चैनल को मैं कंटिन्यू किया और मैंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताने लग गया मैं, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ थोड़ा बहुत शेयर कभी ₹10 का, ₹20 का पेनी शेयर्स खरीदता था। तो पेनी शेयर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिया और वो वीडियोज़ मेरे चलने लगे। इसी तरीके से 7-8 महीने के बाद मैंने ट्रेडिंग के बारे में बताने लग गया, जब क्योंकि क्या होता था, जब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहा था, तो लोग कमेंट करते थे, कमेंट करके मुझे बोलते थे कि भैया बैंक निफ्टी कल कहाँ खुल सकता है? बैंक निफ्टी कैसा रहेगा? तो मुझे लगा कि लोग ट्रेडिंग करते हैं, मुझे लगता था कोई नहीं करता, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें बनाने लग गया। इससे पहले इसी दौरान मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ भी किए थे इधर से, उधर से और काफ़ी सारा नॉलेज एक्वायर किया था। वो नॉलेज मैं डिलीवर करने लग गया और मैंने प्लान किया कि मैं तो अपने लिए एनालिसिस कर ही रहा हूँ। क्यों ना मैं इसको लाइव स्ट्रीम कर दूँ और सभी इसको देखें। और मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू किया। 100-200 लोग आते थे और देखते थे, कुछ गाली देते थे, कुछ अच्छा बोलते थे। चल रहा था इस तरह से, बट मैंने हार नहीं मानी। मैं कंटिन्यू करता रहा लाइव स्ट्रीम, क्योंकि मैंने अपने लिए जो करना है जस्ट वो डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था। इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस के साथ सीखा। अगर आपको लगता है कि आपने आज कोई कोर्स परचेज़ कर लिया या आपने कहीं बुक्स पढ़ ली है, तो कल से आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम 15-20 मिनट में जो चीज़ें बयाँ कर दी हैं, वो काफ़ी लंबा चला है और बहुत सारी एक्सपीरियंस मैंने गेन किए हैं अपने समय के साथ-साथ। एक गलती जो मैं कर रहा था उसको दोबारा मैं ना करूँ, इसके लिए मैं ट्राई करता था। मैं ट्रेडिंग जर्नल में उन चीज़ों को नोट कर लेता था कि अगर आज मेरा लॉस इस वजह से हुआ है, तो कल को ये वजह ना मेरे सामने आए, उसके वजह से मैं ट्रेडिंग जर्नल सामने रखता था और उनको मैं रिव्यू करता था, शाम को देखता था। तो एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी चीज़ें गेन की। इवन लाइव स्ट्रीम में भी मैं नई-नई चीज़ें सीखने लग गया। कैसे? जब सामने से कोई लोग बोलता था ये बताना, तो मुझे उसके बारे में अगर नहीं पता होता था, मैं उसके बारे में सर्च करता था, पढ़ता था। और इस तरह से शेयर बाज़ार का सारा कुछ मुझे पता हो गया। जो मैंने फर्स्ट टाइम कमाया था तुक्के से, या फिर कह सकते हैं कि एकदम से मार्केट गिरा ब्लैक स्वॉन की वजह से, आज तकरीबन डेली का मेरा इतना इनकम है। तो इस यहाँ से लेकर, उस जगह से लेकर यहाँ तक आने में सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम नहीं लगा है। बहुत सारी एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मैंने फेस किया प्रॉब्लम और उसको ओवरकम करते हुए मैं आया। तो ये जो टॉक है ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं या जो रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को, मैं आप सभी को एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे काम करना होगा। जो हम ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस या टेक्निकल चीज़ें करते हैं, वो 20% वर्क करता है, बट 80% मार्केट की साइकोलॉजी को समझना वर्क करता है। मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट पास्ट में किस तरह से बिहेव किया है इस पर्टिकुलर टाइम में और अभी किस तरह से बिहेव कर रहा है, अपने इमोशंस को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह से आप माइंड सेट कर सकते हो कि मुझे मार्केट को पैसा देना है। मतलब सर लॉस होगा? यस, आपको लॉस होगा। अगर आपने ये मान लिया कि आपको लॉस होगा, तो आपको ट्रेडिंग में कोई नहीं हरा सकता है। लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ट्रेडिंग में लॉस होगा। लोगों को लगता है आज ट्रेडिंग में आए हैं और आज ही मैं करोड़पति हो जाऊँगा।
समय दीजिए, समय के साथ आप आगे बढ़िए। ट्रेडिंग मार्केट को छोटे-छोटे पैसे दीजिए, मार्केट रिटर्न में आपको इतना बड़ा पैसा देगा एक दिन कि आप हैरान हो जाओगे, एग्जैक्टली जैसे कोविड में मैं हैरान हो गया था। इसी के साथ करेंगे इस टॉक को एंड। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।